बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह पाक ने ये मखलूक रखी है जो चलती फिरती है, इसके अंदर मौजूद है। और ये इसका अगर हम 1 ग्राम लेंगे ना मिट्टी का, 1 ग्राम के अंदर करोड़ों की तादाद 5, 6, 7 इतने सेल्स होंगे, वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या जरसूमों के, ठीक है। यानी इतने, मैं अगर एक चुटकी ऐसे देखूँ ना, 1 ग्राम ऐसे हो जाता है, एक चुटकी के बराबर ही है। तो एक चुटकी में अल्लाह पाक ने मतलब करोड़ों की तादाद में ये जरसूमें रखी हैं। और ये मखलूक है जिसके बगैर शायद हमारी जो ज़िंदगी है वो नामुमकिन है, हमारा जीना मरना जो भी है ना। बंदा मर जाए ना जी, कब्र में जाता है, अगर वो डिकम्पोज ना हो, वो वरना तो बदबू ही आती रहे, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो रिसाइकलिंग करते हैं, यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ये हर जगह है, एवरीवेयर। मतलब जहाँ से हवा की, जहाँ से बंदा सांस लेना शुरू करता है, ऑक्सीजन मौजूद है ना, वहाँ से लेके इवन जो समुद्र की गहराई है ना, वहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हर जगह पे हैं, हवा में हैं। तो ये हमारी मुंह में देख लें ना, हमारा एक अपना माइक्रोफ्लोरा है, गट जिसको हम कहते हैं, हमारे मुंह से शुरू होता है मैदे तक, हर जगह पे ये माइक्रोब बैठे हैं और हर जगह पे वो अपना एक जो रोल है उसको प्ले करते हैं। मैदे के अंदर माइक्रोब है, वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इतने अहम है कि मैं मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर ये जो गलने सड़ने का अमल है जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, अगर माइक्रो डिकम्पोजर ना हो, माइनस कर दें, तो क्या हो, जितनी आपका फजला है, मतलब बाकियात हैं या वेस्ट मटेरियल है, ये तो ढेर लगने शुरू हो जाए। ये अगर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, ये पहाड़ बन जाए ऊपर तक, इस तरह हो जाए कि ये ख़त्म ही ना हो। तो अल्लाह पाक ने ये मखलूक बनाई है जो उसको रिसाइकिल करती है, डिकम्पोज करती है। तो वो दोबारा, यानी ये हम कहते हैं जी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, हर चीज़ जो ना वो रिसाइकिल होती है, अपने एक चक्कर में घूम रही है। पानी का साइकिल है, अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया ना, तो किसी न किसी हर साइकिल में कहीं ना कहीं इनका रोल ज़रूर है। तो ये इतनी बड़ा एक ज़मीन में जिसे हम कहते हैं ख़जाना है माइक्रोब्स का, जिसमें मैं तो इसको इस तरह कहूँगा कि दुनिया में तो जितनी भी रिसर्च हुई ना दुनिया में, पूरी दुनिया में देखा जाए तो अभी तक 30% माइक्रोब्स को जो साइंटिस्ट है ना एक्सप्लोर कर सके हैं। 70% अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लैक बॉक्स है, कोई पता नहीं अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर है, हर जगह पे है। माइक्रोब 70% अनएक्सप्लोर्ड है, यानी साइंटिस्ट के पास वो उसको ग्रो करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का अभी आया ही नहीं। उसको कहते हैं अनकल्चरेबल। एक है कल्चरेबल, यानी जो कल्चर हो गए, किसी ना किसी मीडिया पे ग्रो कर लिया, हमें पता लग गया, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसका डीएनए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी फलां माइक्रोब है, लेकिन 70% का पता ही नहीं है। तो ये अनएक्सप्लोर्ड है, अभी जब तक क़यामत आनी है ना ये एक्सप्लोर होते रहने हैं। और देखें ये एक माइक्रोब जो है ना वो इनकलाब बर्पा कर देता है। जैसे मैं उसकी मिसाल दूंगा, ये इंसुलिन है। इंसुलिन कहाँ बनती है? बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर में क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। अब वो इंसुलिन का तो जीन ही आपने उसमें बैक्टीरिया में इंसर्ट किया ना, उसने वो काम करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप देखें जैसे बीटी है, बीटी कॉटन में क्या है? बीटी टॉक्सिन बनता है, ठीक है, टॉक्सिन ही बनता ना जी कपास के अंदर। अब ये बीटी कहाँ से आया? ये बैसिलस थर्मजेंसिस जो बैक्टीरिया है उसमें टॉक्सिन बनता है। पहले लोग ये जो बीटी बैक्टीरिया था इसको ग्रो करके ये स्प्रे किया करते थे, क्योंकि उसमें वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है नेचुरली, तो उसको स्प्रे करके कीड़े मकोड़े मारते थे। अब साइंसदानों ने क्या किया कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें टॉक्सिन बनता है वो जीन निकाला, प्लांट के अंदर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, और ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गई जिसको हम बीटी कॉटन कहते हैं। इसी तरीके से
राउंडअप का जीन आया या और दुनिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम हो रहा है कि जीन मैनिपुलेशन का कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो साइंस है अभी हर जगह पे नहीं है, ह्यूमन पे नहीं है, प्रोहिबिटेड है कि इसमें एथिक्स आती हैं, तो सिर्फ कह लें कि प्लांट्स में और एनिमल में ये हो रही है। तो वापस आता हूँ माइक्रोब की तरफ। तो माइक्रोब आर एवरीवेयर और हमारी ज़िंदगी का ये वाइटल हिस्सा है। अब आ जाए कि माइक्रोब जो है ना वो आमतौर पे इन्वायरमेंट में या सॉइल के अंदर दो तरह के होते हैं। मेजर जो हम क्लास उसको दो डिफ्रेंशिएट कर दें, गुड एंड बैड कह लें। अच्छे वो जो बेनिफिशियल हैं, बुरे वो जो बीमारियां पैदा करते हैं, जो पैथोजेंस हैं। ठीक है जी। अब उसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, ठीक है ना, हर तरह के हैं। उससे क्या होता है कि पौधों में बीमारी आती है, डिजीज़ पैदा होती है। अच्छे क्या हैं? अच्छे वो हैं जो प्लांट को, पौधों को, फसलों को सपोर्ट करते हैं। किस तरह सपोर्ट करते हैं? यानी वो बैक्टीरिया जब प्लांट को ज़रूरत होती है, तो इस सब्जेक्ट को ना, ये जो सारा सब्जेक्ट है पौधों का और माइक्रोब का, इसको हम बोलते हैं साइंस की ज़बान में प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। ये बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, हम पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये आती है कि प्लांट माइक्रोब की इंटरेक्शन क्या है। ये इंटरेक्शन ऐसे ही है जैसे मेरी और आपकी भी हो रही है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल पूछेंगे, तो हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही पौधे के अंदर, पौधे के साथ, पौधे के करीब, कुर्बोजवार में जो माइक्रोब्स उसके करीब होते हैं ना, अब वो पौधा और माइक्रोब आपस में गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल इस तरह जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी पौधे को जब ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो वो उस स्पेसिफिक माइक्रोब को सिग्नल देता है। ठीक है, क्या करता है? सिग्नल देता है। सिग्नल किस तरह देता है? अब ये तरीका है ना बात करने का, कुछ इशारों में हम बात कर लेते हैं, बात का हम बोल के करते हैं, हर चीज़ का एक अंदाज है ना जी, बात समझ आनी चाहिए। तो पौधे की जो जड़ें हैं ना, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, वहाँ से पौधा क्या करता है, कोई केमिकल छोड़ता है। ठीक है, ख़ास किस्म का केमिकल छोड़ता है, ये हर काम के लिए अलग है। अच्छा, वो जो कंपाउंड छोड़ता है ना, वो बैक्टीरिया उसको सेंस करता है। क्या करता है? सेंस करता है। सेंस करके फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ आसानी करके। मसलन एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी हवा से नाइट्रोजन को वो लेता है। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का पढ़ा है अमल? पढ़ा होगा आपने, मैट्रिक में, एफएससी में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बायोलॉजी में। ऐसे ही है ना जी? तो इसको हम इस तरह समझ लें कि ये बैक्टीरिया है जो हवा की नाइट्रोजन लेता है और पौधे के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और पौधे को नाइट्रोजन देता है। इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस, यानी दोनों एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी पौधे से वो खुराक लेता है, पौधे को नाइट्रोजन देता है। और ये नाइट्रोजन उसी तरह ही बनती है जैसे एक फैक्ट्री के अंदर यूरिया बन रही होती है, जिसको हम हार्बर का प्रोसेस कहते हैं। ऐसे ही ना जी, हार्बर ने बनाया था ना यूरिया। ठीक है, साइंसदान का नाम है हार्बर, उसी के नाम से इसको कहते हैं हार्बर प्रोसेस। तो जैसे फैक्ट्री के अंदर हवा की नाइट्रोजन है और उसके अंदर फिर वो गैस, नेचुरल गैस, यानी 35% जो हमारी नेचुरल गैस है ना, ये यूरिया खाद बनाने में इस्तेमाल होती है। अब देखें, हाई एनर्जी ये प्रोसेस है, हाई एनर्जी, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, और आपकी नेचुरल गैस जो एनर्जी, और आपकी हवा की नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए आपका दाना बनता है यूरिया का, और ये प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। फैक्ट्रियों में यही हो रहा है। यहाँ क्या है, बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया भी ज़ाहिर है अपनी एनर्जी लगाता है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ना, ये गैशियस फॉर्म में अल्लाह ताला ने हवा के अंदर रखी है। 78 to 79% क्या है हवा के अंदर? नाइट्रोजन है। क्यों जी, ऐसे ही है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये है N2। क्या है? N2। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो इसमें लिखा होता है N ट्रिपल बॉन्ड, N 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में। अगर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का नाम सुना हो
तो बॉन्डिंग होती है, यानी दो एटम्स की नाइट्रोजन की आपस में बॉन्डिंग है, जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए। एक बॉन्ड हो रहा दरमियान में, उसको तोड़ने के लिए आपको एक बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। दो डबल बॉन्ड हो फिर और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तीन तोड़ने पड़े तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी ये हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसमें बड़ी एनर्जी लगती है। अब ये ना तो इंसान हवा से नाइट्रोजन ले सकता है, ना पौधा ही ले सकता है, ठीक है। ये दोनों की बस में नहीं है, इख्तियार में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम किसको दे दिया? जड़ों में रख दिया। वहाँ पे बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं। राइजोबियम के फिर डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं इसमें। तो राइजोबियम की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और हर स्पीशी क्रॉप स्पेसिफिक है। यानी जो चिकपी का बैक्टीरिया है वो लेंटल में नहीं है, जो सोयाबीन का है वो चिकपी में नहीं है। जो बैक्टीरिया होगा उस क्रॉप का तो वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा और वो प्लांट भी उसी को बुलाएगा, ठीक है, और वो आके ये काम करेगा। अब ये है कि ये जब मैंने कहा कि सॉइल के अंदर अच्छे बैक्टीरिया और बुरे जरसूमे और अच्छे जरसूमे, अच्छे वो हैं जो ये काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैंने आपको मिसाल दी, वो ऐसे जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं ना, ऐसे ही ये बैक्टीरिया भी ऐसे हैं। ये जैसे इसकी और मिसाल है, हम कहते हैं जी शहद की मक्खी, ठीक है ना, वो आपको फ़ायदा देती है, आपके शफा है उसमें अल्लाह पाक ने रखी। दूसरी जो मक्खी है जो गंद पे बैठती है, खानों पे बैठेगी, क्या होगी? फिर बीमारी आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन के अंदर भी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जरसूमे हैं, अच्छे और बुरे हैं। जैसे मैंने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मिसाल दी है, तो ये काम करते हैं लेग्यूम्स में, फलीदार के अलावा भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, लेकिन उनका सिस्टम वो नहीं है जो फलीदार में मौजूद है। अल्लाह पाक ने वो रखा कि उसकी जड़ों के साथ नड्यूल बनते हैं। नड्यूल का नाम सुना हुआ है? वो छोटी छोटी गुठलियाँ बनती हैं यार, ठीक है। कभी पौधे को बाहर निकाल कर धो के देखे ना, वो गुलाबी रंग की बनी होती है, वो बैक्टीरिया। गुलाबी रंग शो करता है कि बैक्टीरिया है। अगर वो सफ़ेद हो, ग्रीन हो, तो इसका मतलब बैक्टीरिया नहीं है, उसमें बन गए हैं, या बैक्टीरिया हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, हवा से नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं। जब पिंक रंग होगा तो फिर वो आप समझा जाएगा कि ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, ठीक है। कभी देखें उसको तोड़ के ऐसे करके, ठीक हो गया जी। हाँ, तो ये बैक्टीरिया लाखों की तादाद में एक एक वो नड्यूल के अंदर होते हैं। तो अब ये काम जिसको हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि पौधे के लिए खुराक मुहैया करते हैं। बेसिकली ये फैसिलिटेटर है, खुद खुराक नहीं है। जैसे अब पौधे की खुराक की जब हम बात करते हैं तो पौधे को भी उसी तरह खुराक चाहिए जैसे हमें चाहिए, क्यों जी? ऐसे ही है ना। हम अपनी खुराक में क्या खाते हैं? हम गोश्त खाते हैं, प्रोटीन चाहिए। हम रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हमें शुगर चाहिए, ठीक है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। इसी तरह हमें मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, ऐसे ही है ना जी। तो ये अज्जा हैं खुराक की जो हम खाते हैं। इसी तरीके से पौधों की खुराक के लिए, इसको आगे चले ना, तो पौधे की जो खुराक है ये उसमें 16 से 17 अज्जा हैं जो टोटल उसको चाहिए पौधे की खुराक में। अब इसकी अगर इसमें देखा जाए तो ये 16 या 17 जो अज्जा हैं, इसके 3 ग्रुप हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक दरमियान में है, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। अब जैसे इसके लफ्ज़ से ही आपको अनासरे कबीरा, अनासरे सगीरा, सगीर का मतलब छोटा, कबीरा का मतलब बड़ा, कबीर से। तो ये नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए उनको हम अनासरे कबीरा कह देते हैं। अब उसमें कौन से हैं जी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, ठीक हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश।
अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अल्लाह पाक ने वाफर मिकदार में दे दी है। ठीक है जी। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है, पौधा वहां से ले लेता है। आपको पता है ज़ैई तालीफ का अमल या फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है जी? पत्तों में। पौधा खुराक बनाता है, क्या करता है जी? पौधा खुराक अपने लिए भी बनाता, हमारे लिए बनाता, एनिमल्स के लिए बनाता। तो खुराक बनाने का जो अमल है अल्लाह पाक ने रख दिया पौधे के अंदर। ठीक है जी। तो वो कार्बन लिया उसने, ऑक्सीजन पानी वो ज़मीन से जज्ब करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो पानी उसमें आ रहा है, वो उसके साथ शामिल हो रही है इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। और क्या बन रही है जी? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी खुराक बन रही है। अब वो खुराक जो पौधे में बनती है वो ही जड़ों में जाती है। जड़ें भी तो बढ़ती हैं ना जी, बढ़ती है ना जड़ें, बढ़ती हैं। तो बढ़ने के अमल के लिए भी एनर्जी चाहिए, खुराक चाहिए, तो वो खुराक जड़ों में भी जाती है, पौधे में सारे को डिस्ट्रीब्यूट होती है। वही खुराक फिर जब मेच्योरिटी आती है तो वो किस में चली जाती है? फल में चली जाती है। 65% खुराक जो पौधा लेता है वो फल में चली जाती है तकरीबन, और 35% खुराक एंड में जाके बाकी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है जब मेच्योरिटी की तरफ आता है, फल बनाता है पौधा। तो ये जो 16 से 17 अज्जा हैं, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी ज़रूरी अज्जा, खुराकी अज्जा जो हैं। तो इनमें से अगर एक की भी डेफिशिएंसी आ जाए ना, तो वो पौधे के पत्तों पे या पौधे की कमज़ोरी से पता चल जाता है कि इसमें फलां चीज़ की कमी आ गई है। ना पता चले तो क्या है, हम पौधे का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। ठीक है जी। एनालिसिस तो है ना जी, पक्की रिपोर्ट फिर हो जाती है, जैसे डॉक्टर कहता है वो लेबॉर्ट्री से करवा के लाओ, तो हम सॉइल का और प्लांट का हम एनालिसिस करते हैं। तो वैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्टर चेहरा देख के बता देता है ना, ऐसे हम देख के कहते हैं इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें फास्फोरस की है, इसमें पोटाश की है, ये आयरन की कमी है, ये फलां है, तो हम देख के बता देते हैं। तो ये इसी तरह ये दो ग्रुप्स के दरमियान में एक ग्रुप है, उसको सानवी अज्जा कहते हैं, जो अनासर है ना, वो उसमें क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉइल में काफ़ी वाफर है, अभी कमी नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं। सल्फर है, उसकी भी है, लेकिन कभी कहीं पे कुछ ऐसी फसलें हैं जहाँ पे सल्फर डालना पड़ता है। अब आ जाए जो 3 बड़े एसेंशियल मेजर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। आपको पता है कि इंसान की या बॉडी है ना, उसमें सबसे अहम चीज़ है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। जैसे प्रोटीन को ऐसे समझ लें कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये प्रोटीन है, इसमें जो एक ईंट लगी हुई ना, ये अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है और एक बेस है। ठीक है। तो यानी फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है, यानी बुनियादी समझ लें कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अमाइनो एसिड में 3 एसेंशियल चीज़ें, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस उसमें ज़रूरी हैं, उसके बगैर अमाइनो एसिड नहीं बनता, ना प्रोटीन बनेगी। तो इसका मतलब ये दोनों जो एलिमेंट है ना, आपके जो पौधे ने खुराक बनानी है उसमें बहुत ज़रूरी है। लिहाजा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश को हम कहते हैं एनर्जाइजर। क्या कहते हैं? एनर्जाइजर, एनर्जी देने के लिए, प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी देता है। ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। आपकी स्टार्च सिंथेसिस, खुराक बनने का जो अमल है पौधे के अंदर, उसमें भी ज़रूरी है। तो ये तीनों बड़े एलिमेंट्स जब ज़्यादा खुराकी अज़ा की बहुत ज़्यादा मिकदार में जड़ों से लेता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये खुराक किस में मौजूद है जी? आपकी ज़मीन अल्लाह ताला ने एक इस तरह समझ लें जैसे आपका एक बैंक में अकाउंट है, पैसे रखे होते नहीं बैंक में, तो वहाँ से निकालने के लिए क्या करते हैं? चेक लेते हैं, पैसे निकालते हैं। ऐसे ही समझ लें, या अगर और सादा मिसाल देनी तो घर में आपने गंदम का भड़ोला तो रखा होगा जी, ठीक है, उसमें गंदम डालते हैं, हर महीने निकाल के आटा पिसवाने के बाद साल बाद वो खाली हो जाता है। बिल्कुल पौधा ऐसे न्यूट्रिएंट इस जो उसका अकाउंट है इसमें से भी निकालता है। ठीक है जी। तो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, पौधे में आते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक है जो हम फल खाते हैं। अब ये ज़मीन का हक ये है हमारे ऊपर, हमें चाहिए कि ज़मीन को लुटा दें, यानी फल खाएं, बाकी उसको दे दें।
क्योंकि जो उसकी बाकियात हैं फल के अलावा वो गलने सड़ने के अमल के ज़रिए गुजर के फिर वो खुराक का हिस्सा बन गई, ज़मीन में जाती है। अच्छा, ये जो चीज़ें गलने सड़ने का अमल है, ये जाके इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं जी? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी जो जिसको हम कहते हैं हयातियाती या नबाताती मवाद जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, ये जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये गलने सड़ने के अमल से गुजरता है। गुजरने के बाद ये फिर उसी तरह का अलग अलग हो जाता है, ठीक है, खुराक। उसी में से फिर अमोनियम निकलती है, फिर नाइट्रेट अमोनियम बनता है जो पौधा जज्ब करता है कुछ पौधे, फिर नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट पौधा खुराक नाइट्रोजन की सूरत में लेता है। अब जो नाइट्रोजन उसकी खुराक है वो पत्तों से भी गलने सड़ने के बाद निकलती है, गोबर में से भी निकलती है, और यूरिया खाद में से भी उसको नाइट्रेट की फॉर्म में पौधा जज्ब करता है। तो नाइट्रोजन जो है ना, पौधे ने लेनी है नाइट्रेट की शक्ल में ज़मीन से। अब उसको नहीं पता ये कहाँ से आई है, ये खाद के ज़रिए मिली है या पत्तों से या जो गलने सड़ने का अमल है उससे आई है। तो ये खुराक उसकी ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आ जाए कि ये हमें ज़मीन के अंदर, मैंने आपको शुरू में बताया कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक क्या है? नामियाती मादा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरी मैंने बात आपको बताई कि जी ये जिसको हम कहते हैं जो जिंदा मखलूक है, जरसूमें हैं ज़मीन के अंदर। ठीक हो गया? अब जो ऐसे समझ लें जैसा आपका ये बॉडी है ना, इसके अंदर जान है। ज़मीन के अंदर भी जो लिविंग चीज़ है ना वो उसकी जान है, ठीक है। तो रूह क्या है? रूह उसका ऑर्गेनिक मैटर है। अगर उसमें से ये चीज़ें माइनस हो जाए तो डेड है, ठीक है। तो अब हमारी ज़मीनों में यहाँ तक आप समझ लें कि ऑर्गेनिक मैटर जो है एक सेहतमंद ज़मीन के लिए 2% होना चाहिए, कम से कम 2%, जिसको हम हेल्दी सॉइल कहते हैं। अब हमारी सॉइल की हेल्थ ये है कि हमारा 0.5% से कम नामियाती मादा है, 0.5% से भी कम नामियाती मादा है जनरली जो 80% सॉइल में। अच्छा, बाकी कुछ में है 1% तक भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर 0.5% से कम नामियाती मादा हमारी ज़मीनों में, यानी इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर ज़मीनें, क्योंकि जो आपकी खुराक है